जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम सब लोग पढ़ रहे थे आपका टारगेट बैच में, और टारगेट बैच में आप जानते हैं हमारे जो टारगेट्स थे हम अचीव कर चुके हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि आप भी एक अच्छा रिवीजन करते होंगे और आपको बीच बीच में काफ़ी टाइम मिलता है रिवीजन के लिए। आज का हमारा टारगेट होगा हर्यक वंश, शशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। यानी कि जो वंश आपका, इनको बोलते हैं HSNM, इनका क्रम होता है हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश। ये मगध साम्राज्य पर 4 वंश रहे जिनका क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मगध पर कितने क्रम रहे। आप सब लोगों को पता होगा मगध एक महाजनपद था। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपका महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, या किस बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का जिक्र आया और उनकी संख्या 16 बताई गई। तो ये आपका आंसर हमें चाहिए। और आज हम फोकस करते हैं इस क्लास पर, अतिरिक्त बातें कोई साथी ना करे। आपका पूरा फोकस होना चाहिए आज के टारगेट पर। देखिए, मगध साम्राज्य, और हमने आपको बताया था मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा। मगध से पहले शक्तिशाली काशी हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। मगध की वर्तमान स्थिति अगर हम बात करते हैं, आज का जो यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 बीसी। तो 600 बीसी को अगर मैं आज के संदर्भ में बात करूं तो 2025 में इसको जोड़ देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितने साल पहले एग्जिस्टेंस में था। यानी लगभग 2600 वर्ष पहले ये था। मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब आते हैं कि मगध पर जो वंश हुए उसमें एक वंश कहलाता है आपका, मगध साम्राज्य का संस्थापक भी हम बोलते हैं बृहद्रथ को, महाभारत के समय पर था। इसका पुत्र हुआ जरासंध। आपको याद होगा जरासंध और भीम का महाभारत में एक युद्ध का वर्णन आता है। कशिश भाई एकदम ठीक आंसर आपने दिया है। कादिर एकदम ठीक आंसर है। नरसिन एकदम ठीक आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पुत्र जरासंध थे, राजधानी इनकी रही गिरिब्रज, और ये श्री कृष्ण के शत्रु थे। मल्ल युद्ध में भीम द्वारा मारा गया। अंतिम शासक रिम्पुजय हुआ, जिसकी हत्या रिम्पुजय का एक PM था पुलिक, उसने कर दी। ये पौराणिक बात है, इनसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। पुलिक ने अपने पुत्र प्रद्योत को राजा घोषित कर दिया और प्रद्योत ने प्रद्योत राजवंश की स्थापना की। फिर एक प्रद्योत राजवंश आया जिसका संस्थापक कौन था, वो प्रद्योत था। मगध और अवंती क्षेत्र में इसने शासन किया। उपनाम इसका मलेच्छंता था, यानी मलेच्छ यज्ञ इसने किए। अंतिम शासक रहा वर्तिवर्धन, जिसकी हत्या कर दी बिंबिसार ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रद्योत वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहेंगे वर्तिवर्धन। हत्या किसने की, बिंबिसार ने। और यही बिंबिसार है जो भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य यानी कि हर्यक वंश की स्थापना करता है। तो बहुत बार पूछा जाता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। 544 BC से लेकर के 492 BC, यानी कि आपका लगभग 52 ईयर्स तक उसने रूल किया। और हिंदुस्तान में कोई शासक नहीं है जिसने 52 ईयर्स तक रूल किया हो। समझ रहे हैं। यानी आप देखोगे पढ़ोगे तो आप जानेंगे कि भाई औरंगजेब है 49 ईयर्स है, अकबर है 49 ईयर्स है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 52 ईयर्स तक रूल किया हो। रमन यादव, वेरी गुड। अन्य नाम इसका श्रोणिक है। श्रोणिक नाम से किस राजा को जाना जाता था, तो आप कहेंगे भैया बिंबिसार को जाना जाता था। इसी को क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण में कहा गया है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल 52 वर्षों का है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, और मगध की राजधानी हम आपको बता ही चुके हैं, राजगृह और गिरिब्रज थी। बिंबिसार ने बहुत अच्छे से रूल किया। और अंग एक महाजनपद था, आपको याद होगा हमने बताया सबसे पूर्वी महाजनपद था। हाँ जी भैया। तो इसने अंग महाजनपद को जीता और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। उपराजा मतलब कि भाई भविष्य में तुम राजा बनोगे। उप का मतलब छोटा, छोटे राजा भी बन जाओ, पहले छोटे क्षेत्र को संभाल लो, फिर तुम मगध को भी संभाल लोगे। वेरी गुड प्रिया। इसी समय अवंती के राजा एक थे आपका अवंती। अवंती एक महाजनपद था। हाँ जी भैया। तो अवंती के एक राजा थे आपका, उनका नाम था चंड प्रद्योत। अब चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो ये इस राज्य को जीतना चाहते थे, तो लेकिन ये युद्ध में जीत नहीं पाए। अवंती भी बहुत अच्छा राज्य था, अवंती को बहुत पहले से जीतने का प्रयास हो रहा था। लेकिन यहाँ ये इतने समझदार राजा थे कि इन्होंने सोचा कि भाई हम इसको दोस्ती से मिला सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक आपका, कहा जाता है कि एक जीवक व्यक्ति था, जीवक, जो कि एक वैद्य था। वैद्य था यानी कि एक डॉक्टर था। और आम्रपाली आप जानते हैं, थम्स अप करिए। आम्रपाली से पैदा हुआ बेटा था जो एक बहुत भारत का अच्छा वैद्य बना।
उस वैद्य ने इलाज की तो बहुत अच्छे संबंध हो गए। जब राजा प्रद्योत ठीक हो गए तो यानी कि कहने का मतलब है मगध और अवंती के संबंध अच्छे हो गए। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया। शादी पहले करते थे बहुत लोग। महाकोसला से शादी की, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। वहां के राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन थी। उन्होंने बिंबिसार को काशी दहेज में दे दिया। देखिए कितना बड़ा दहेज मिला है। दहेज का पहला उदाहरण है भारतीय इतिहास का चेलना, जो कि चेटक की पुत्री थी, उस समय चर्चित राजा थे भारत के। इससे ही बिंबिसार को बौद्ध धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया था। यानी चेलना ही इनकी वो पत्नी है जिन्होंने कहा था बिंबिसार से कि तुम बौद्ध धर्म अपनाओ, वह मार्ग सही है, और इन्होंने उसको अपनाया भी था। क्षेमा, जो कि भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। तो आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि इन्होंने विवाह संबंधों के द्वारा भी और अपनी कूटनीति के चलते हुए अपने पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध स्थापित किए। राजगृह की इन्होंने स्थापना की। जो गरीबरह था, उन्होंने राजगृह एक शहर बनाया और उसको राजधानी बनाया। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी चेलना के कहने पर, क्या बोलेंगे, चेलना के कहने पर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। देखिए यहाँ पर एक बात करेक्ट करनी पड़ेगी आपको कि इन्होंने बिंबिसार को, क्योंकि बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे बहुत, तो यहाँ पर लिखना कि वो अपने जीवन में दोनों धर्मों से प्रभावित रहे। कुछ समय बौद्ध धर्म और उसके बाद में जैन धर्म। ठीक है, मार्क करिए। हाँ जी भैया। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाया कि गद्दी पर ये बैठेंगे। लेकिन जो छोटा बेटा था वह इस बात से नाराज हो गया कि बड़े भाई को गद्दी कैसे मिल सकती है। तो उसने अपने भाई की हत्या करने का सोचा और अपने पिता की हत्या करने का सोचा, और उसने अपने पिता की हत्या कर दी। परंतु अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया, यानी पिता की हत्या करने वाला, और भारतीय इतिहास में इसको प्रथम पितृहंता कहा गया है। और व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उनको भुगतेगा भी। प्रथम पितृहंता, जब इसने अपने पिता की गद्दी हासिल की इस तरह से, तो इसको भी इसके बेटे उदयन ने मारा और उसने भी गद्दी हासिल की। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है कि वहां पर बेटों ने राज सिंहासन के लिए अपने पिताओं की हत्या कर दी। बात समझ में आई? क्या बताया हमने? पहला शासक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की भी हत्या किसने कर दी? आपका उदयन ने। बाऊ, क्या बोलेंगे? बाऊ, ये इनकी गद्दी का क्रम है। तो बिंबिसार रहा 544 से लेकर के 492 बीसी, और उसके बाद में आपका आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि साथी आपका, क्या बोलेंगे, आपका 492 बीसी में गद्दी पर बैठा। इसका अन्य नाम कुणिक है। इसके पिता का नाम श्रोणिक था। माता महाकोसला से ये पैदा था। इसका शासनकाल 32 वर्षों का, इसके पिता का 52 ईयर्स का था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये जानकारी मिलती है, और ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था काफी। और आपको याद होगा कि हमने बताया था कितनी बौद्ध संगति हुई थी। तो आपको याद होगा 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की डेथ हुई 483 में, तो पहली बौद्ध संगति हुई। फिर आपका 100 वर्षों के बाद में हुई, ठीक है, 383 में, फिर 255 में, और फिर पहली शताब्दी में। पहली हुई अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय, और चौथी कनिष्क के समय हुई थी। ओके बॉस? तो बोले पहली किसके समय पर हुई? अजातशत्रु के समय। प्रथम बौद्ध संगति हुई सप्तपर्णी अर्थात राजगृह में, महाकश्यप जिसके अध्यक्ष रहे थे। थम्स अप करिए जिस बात को हम जानते हैं, क्योंकि बौद्ध संगति हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, काशी इसके पिता को दहेज में मिला था कि नहीं मिला था? अभी हमने बताया कि महाकोसला से जब शादी हुई बिंबिसार की, तो उनको काशी दहेज में मिला। लेकिन जैसे ही काशी वालों को ये पता चला कि भाई हमारे तो भांजे ने ही हमारे रिश्तेदार की, यानी कि आपका दामाद की हत्या कर दी है, तो उन्होंने काशी उससे वापस ले लिया। अब इसने क्या किया कि वहां पर जो राजा प्रसेनजीत है उससे संघर्ष किया, क्योंकि काशी से उस समय आय होती थी 1 लाख रुपए वार्षिक। वे छोड़ नहीं सकता था। उस समय बहुत बड़ी कीमत काशी से, उद्योगों से जो पैसा आता था, रेवेन्यू आता था। तो इसने संघर्ष किया काशी के लिए और विजयी हुआ। और बाद में क्या बोलेंगे, आपका प्रसेनजीत की जो बेटी थी बाजीरा, यानी आप समझ रहे हैं प्रसेनजीत कौन है? प्राचीन समय में ये इस तरह की शादियां भारत में होती थी। प्रसेनजीत कौन है? इसका प्रसेनजीत की बहन थी इसकी माँ। तो प्रसेनजीत इसका मामा हुआ, यानी इसने अपने मामा की लड़की से शादी की। काशी, वज्जी, कोसल और वैशाली क्षेत्र को इसने जीता। युद्ध में रथ मूसल और महाशिला कंटक, जैसे कि आप बहुत सारी जगह देखते हो, बड़े रथ, महाशिला, बड़े पत्थरों को फेंक करके जो यंत्र मार दे, ऐसे यंत्र इसने बनाए। अजातशत्रु बाद में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
इसके बाद में बाऊ हमने बताया था उदयन, वो 32 वर्ष रहा, 492 से लेकर के कब तक रहा, ये रहा था 492 से लेकर के 460। फिर इसके आधे कर दीजिए, 16 वर्ष तक गद्दी पर रहता है उदयन। इसको द्वितीय पितृहंता कहा गया क्योंकि इसने अपने पिता ने जैसे हत्या की थी, जिस तरह कालाशोक ने हत्या की थी, इसने उसी बात को रिपीट किया गद्दी के लिए। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था, उदयन ने। किन नदियों के किनारे है, गंगा, गंडक और सोन नदियों के किनारे है। प्राचीन समय पे इसको कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था। उदयन के 3 बेटे गद्दी पर बैठे थे, आपका अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा। देखिए इनमें क्वेश्चन क्या बनते हैं एग्जाम में। एक तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रथम पितरहंता, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। एक क्वेश्चन बनेगा, हमेशा याद रख लेना, इन वंशों का जो संस्थापक है, इन वंश की जो राजधानी है, और इन वंश का जो अंतिम शासक है, यानी कि लास्ट एम्परर एंड फर्स्ट एम्परर आपको कभी नहीं भूलने हैं। ओके बॉस, थम्स अप करिए। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, नागदशक। नागदशक की हत्या उसके एक मंत्री शिशुनाग ने कर दी और उसने वंश बनाया शिशुनाग वंश। कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। शिशुनाग ये आपका गद्दी पर आता है। इसकी एक उपलब्धि है कि जिस अवंती को मगध का कोई राजा नहीं जीत पाया था, संबंध तो अच्छे हो गए थे, हमने बताया जीवक ने इलाज कर दिया जब, तो संबंध तो अच्छे हो गए, लेकिन इसने क्या कर लिया, अवंती को जीता और वहां का जो शासक था प्रद्योत, ये इसकी उपलब्धि है बहुत बड़ी शिशुनाग वंश की। ठीक है। इसके बाद में जो आपका गद्दी पर आता है, सॉरी हमने कालाशोक बोल दिया था वहां पर, बिंबिसार के बाद में आया था अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। तो यहां पर जो शासक आया शिशुनाग के बाद में वो था कालाशोक, जिसके समय पर दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। इसको काकवर्ण कहते हैं और द्वितीय बौद्ध संगति इसके समय पर हुई। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। एक बार तो बनाया उदयन ने, उदयन आया तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसको राजधानी बनाया। लेकिन उसके बाद में आ गया बीच में कौन, आपका जिसने स्थापना कर दी किस वंश की, शिशुनाग वंश की, तो उसने फिर से राजधानी बदल दी, है ना। लेकिन वापस से आकर के आपका कालाशोक बनाता है आपकी राजधानी किसको, पाटलिपुत्र को। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। अंतिम शासक याद रखेंगे, अंतिम शासक, हाँ जी। तो जो अंतिम शासक था नंदीवर्धन, उसकी हत्या कर दी महापदम नंद ने, उसने उसको चाकू मार दिया खिंच ऐसे पेट में। महापदम नंद ने एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। तो एक नया वंश, ये बदलते रहे वंश, नंद वंश आया। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापदम नंद, जिनको उग्रसेन, एकराट, आपका सव्रछांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का दमन करने वाला, परशुराम का दूसरा अवतार जिसको अपरो परशुराम कहा गया या भार्गव कहा गया। जाति, ये जाति से नाई थे। मगध का प्रथम शासक जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, यानी इनसे पहले कोई भी शासक नहीं था जिसने कलिंग उड़ीसा क्षेत्र को जीता हो और वहां नहर का निर्माण कराया। इनके समय पर एक विद्वान था पाणिनि। हम आपसे जानना चाहेंगे पाणिनि की पुस्तक कौन सी है, तो आप कहेंगे अष्टाध्यायी, जिसमें 22 महाजनपदों का जिक्र आता है। महापदमनंद संस्थापक हुआ, उसके बाद में घनानंद हुआ। घनानंद जिसको अग्रमीज कहा जाता है, बहुत चर्चित शासक है। इसी के समय सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ। उस समय तक्षशिला यानी कि वर्तमान में जो रावलपिंडी पाकिस्तान है, वहां पर एक विश्वविद्यालय हुआ करता था तक्षशिला। उसी में आचार्य चाणक्य जो है आपका प्रधानाचार्य थे। आचार्य चाणक्य बहुत जबरदस्त टीचर थे, उनके जासूस होते थे। उनको पता था भारत पर आक्रमण होने वाला है, तो उसकी बात करने वो घनानंद गए थे, घनानंद से बात करने गए थे। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि घनानंद का खुद का राज्य जो है अराजकता से भरा हुआ है। तो उन्होंने अपनी आप को जानते हैं, घनानंद ने जब उन्होंने बताया कि आपका कर्तव्य बनता है कि विदेशी जो हमले हैं उनसे देश की रक्षा करें, लेकिन घनानंद ने इनकी बात को मतलब बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो इतने नाराज हुए थे कि इन्होंने अपनी शिखाएं खोल दी थी कि जब तक नंद वंश का आपका मूल सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक शिखाएं नहीं बांधूंगा। और अपने एक शिष्य को ट्रेंड किया था, और वो शिष्य भी ऐसे थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बहुत विश्वास था अपने गुरु आचार्य चाणक्य में। तो सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हुआ था। सिकंदर का अटैक कब हुआ था, 326 बीसी में। वररुचि नामक एक आपका साथी व्याकरण के विद्वान हुए हैं, इनके दरबार में रहते थे। कात्यायन इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है। 3 ग्रंथों को मुनि त्रय कहा जाता है। ये 3 ग्रंथ हैं, जैसे कि महाभाष्य पतंजलि योग से संबंधित है, जिसको पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है।
वर्तिका जिसको कात्यायन ने लिखा है और अष्टाध्यायी जिसको पाणिनि ने लिखा है। ओके, ये महाजनपदों की स्थिति है, ये आप जानते ही हैं कौन सा महाजनपद कहाँ था। ये वैश्विक स्थिति है, इसमें रेड डॉट लिखा हुआ है आपको। यूरोप में एक जगह पड़ती है मकदूनिया, जिसको मैसेडोनिया भी कहते हैं, और सिकंदर इसी रास्ते से होकर के यहाँ भारत में आया था। भारत में पीओके का नक्शा इतना होना चाहिए, पीओके भी हमारा है। तो जब सिकंदर इधर आया, साथी आपको पता होना चाहिए, कहते हैं ना सिकंदर ने दुनिया जीत ली थी। दुनिया नहीं जीती थी, उस टाइम के भूभाग का सिर्फ 5% सिकंदर ने जीता था, ओनली 5%। लेकिन कहानियां हैं, कल्पनाएं हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, आते हैं तो सिकंदर और मौर्य साम्राज्य, ये समझिए। देखिए, भारत पर जो आक्रमण हुआ है, सबसे पहले ईरानी भारत में आए थे। ईरानियों को हरा करके आपका यूनानी यानी यूरोप के लोग अर्थात सिकंदर भारत में आया। फिर आपका हिंद यूनानी आए, जो मिक्स यूनानी और हिंदुस्तानी प्रकृति के थे, हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों के बाद में शक आए भारत में, ये सब आप जानेंगे। उनके बाद में फिर पहलव आए थे भारत में अटैक करने। फिर आपका कुषाण आए थे, कुषाण। कुषाणों के बाद में आप जानते ही हैं फिर उस क्रम को कि भारत में अरब आए थे, मोहम्मद बिन कासिम, ये मीडिएवल हिस्ट्री में आप पढ़ चुके। अरबों के बाद में भारत में तुर्क आए थे, फिर पुर्तगाली आए थे, वो ब्रिटिश क्रम भी आप जानते हैं आधुनिक भारत का। ओके बॉस, तो ये जो क्रम है भारत में अटैक का, ये क्रम है एक, इसको ध्यान में रखना है। समझते हैं, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया ईरान देश के लोगों ने, और ईरान का जो शासक था उसका नाम था दारा प्रथम बोलते हैं उसको, या डेरियस प्रथम भी बोलते हैं। वो हकामनी साम्राज्य का एक शासक था, और हकामनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था साइरस सेकंड। हमको याद रखना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन था, डेरियस अर्थात दारा प्रथम। क्या बोलोगे, इसका नाम दारा भी आएगा तो हम भैया उसको ठीक करेंगे। ठीक है बॉस। इसने क्या किया कि जो गांधार और कंबोज थे, देखिए गांधार और कंबोज आप जानते हैं ना, गांधार और कंबोज हमने आपको बताए थे। ये दोनों ही ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमाओं से बाहर है। उस समय के तो भारत में थे भाई। आचार्य चाणक्य ने जो अखंड भारत बनाया था उसमें अफगानिस्तान भी था, उसमें पाकिस्तान भी था, आज का बांग्लादेश भी था, है ना। जानते हैं इस बात को, आज का म्यांमार भी उसमें था। आप कहेंगे हाँ जी भैया जानते हैं, पॉलिटी में पढ़ा है हमने आपको। इसने गांधार और कंबोज को जीता, और भारत के पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर समझ रहे हैं, यानी कि ये आपका क्या होता है, वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ हो गया। इस इलाके को जीतने के बाद डेरियस फर्स्ट ने इसको ईरान का 20वां प्रांत बनाया। डेरियस फर्स्ट जब आया तो इसको बोल दिया ईरान का 20वां स्टेट। ईरानियों के बाद में यूनानी अर्थात सिकंदर का आक्रमण हुआ। अब सिकंदर के सामने चैलेंज कौन थे, ईरानी। तो सबसे पहले उसको ईरानियों को हराना था, क्योंकि कंबोज में, गांधार में वही लोग थे। तो कंबोज और गांधार में उसने सबसे पहले ईरानियों को हराया। और जब ईरानियों को हराया तो वहां पर गोगा मेला उर्वेला का युद्ध हुआ 331 बीसी में। 331 बीसी में, यानी कि भारत के सिकंदर आने के 5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर शासक कौन हुए, डेरियस वर्सेस सिकंदर। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित करके भारत में हकामनी वंश का खात्मा कर दिया। यानी कंबोज और गांधार में जो हकामी वंश अपनी जड़ें जमा चुका था, उसको सिकंदर जब एंट्री करता है इधर से, सिकंदर ने जब इधर से एंट्री की तो 5 साल पहले 331 बीसी में इस क्षेत्र में इनको हराया। फिर वो चलता है भारत की तरफ, ठीक है, भारत की तरफ यानी पंजाब क्षेत्र की तरफ आएगा। सिकंदर, सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप सेकंड था, और इसकी माता का नाम ओलंपिया था। उपनाम इसका अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि भारत पर इसने शासन किया आकर के, तो उस तरह से हम कहते हैं कि इसको ग्रेट की संज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। हमारे इतिहास में यही कमी रही है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारा यूरोपियों का इतिहास पढ़ा जाता है और उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपको लिखना चाहिए द ग्रेट चाणक्य, द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर की पत्नी रैक्सोना थी, है ना, और सिकंदर के गुरु जो थे वो अरस्तु थे। अरस्तु जिनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। इनके गुरु अरस्तु ने इनको एक बुक दी थी कि सिकंदर कभी भी तुम जीवन में कमजोर महसूस करो तो एक बुक पढ़ना, इलियड। इलियड बहुत चर्चित पुस्तक है। इसमें दरअसल में क्या है, वीरता की गीत हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी पोइट्री हैं जो कि आपका ब्रेवरी के लिए हैं, बहादुरी के लिए हैं। और यूरोप के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं जिनका नाम है होमर।
होमर ने इस बुक को लिखा है, इलियड को। सिकंदर अपने प्रिय घोड़े की सवारी करते थे, उसका नाम था बऊ केफला। और आपको याद होना चाहिए कि सिकंदर के घोड़े की मौत भारत में आने के बाद में हुई, जिससे सिकंदर बहुत दुखी हुआ था और अपने उस विजय अभियान में बहुत थक चुका था। घोड़ा, उसका प्रिय घोड़ा जिस पर उसने उस स्वप्न को देखा था कि हम दुनिया जीतेंगे, वो घोड़ा मर चुका था। तो भारत में 326 बीसी में आया और अगले ही साल भारत से वापस चला गया। हुआ क्या भारत में आने के बाद में उन 19 महीनों में? 19 महीने सिकंदर भारत में रहा था। तो सिकंदर ने जब भारत में एंट्री की आपका 325 बीसी में, 325 बीसी में भाई 326 में आता है भारत की सीमाओं में गांधार कंबोज 331, 5 साल वहां संघर्ष करता है और फिर आता है 325 में। तो यहाँ जो पंजाब क्षेत्र है वहां के राजा थे, राजा पोरस, या जिनको हम राजा पुरु भी कहते हैं, दोनों का युद्ध होता है। यहीं पर सिकंदर की सेना ने जो व्यास नदी है उसको पार करने से मना कर दिया था। यहाँ पर आचार्य चाणक्य अपनी चाल चल रहे थे, वो भेष बदल करके अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए बड़ी कमाल बात है, जब घनानंद ने उनका तिरस्कार किया था तो आचार्य चाणक्य जब वापस आ रहे थे तक्षशिला, तब उन्होंने रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा था। उस खेल में राजकील वो खेल था जिसमें एक बच्चा ऊंचे पत्थर पर बैठकर एक राजा की तरह निर्णय लेता था। उसके पास लोग जाते अपनी समस्याओं को लेकर के और वो उनकी समस्याओं का समाधान करता था। भारत में पहले इस तरह के खेल थे कि उनको चीजें संभालनी है तो कैसे राजा बनेंगे। तो आचार्य चाणक्य ने उस बच्चे को 1000 करशापण मुद्राओं में खरीद लिया। उस समय भारत में करेंसी चलती थी करशापण। तो ये कहानी है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के मिलन की, गुरु और शिष्य के मिलन की। उसके बाद उन्होंने उसको अपने साथ में लिया, साथ लेके गए, साथ ट्रेंड किया। और जब सिकंदर भारत में यहाँ पर आया तो वो उनके शिविरों में जा करके उन्होंने बताया व्यास नदी में जो कोई भी पैर रख देगा उसके शरीर में मतलब बहुत खामियां आ जाएंगी और ये नदी शापित नदी है। तो उसके सैनिकों का मनोबल टूट गया, थकी हुई सेना तो वैसे ही थी। तो व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। और सिकंदर के साथ आए हुए व्यक्ति कौन कौन थे? उसका थल सेनापति था, बहुत बड़ी सेना थी उस पर, यानी कि उसका कमांडर था। जल सेना भी उसके पास थी, निर्याकस उसको देखता था। उसका मैनेजर था, ये पिता नहीं है उसके, अलग मैनेजर है, फिलिप। अपने साथ उसने हिस्टोरियन ले रखे थे कि भैया मेरा इतिहास साथ साथ लिखते चलना। इन्हीं लोगों ने तो लिखा है कि सिकंदर के अंतिम समय पे उसने अपने हाथ बाहर निकलवाए, दुनिया से कोई जाता है तो खाली हाथ जाता है। सिकंदर अपनी मतलब बहुत कमजोर हालात में मरा, बहुत हताश होकर के। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हो गई थी। बेबीलोन में वो वापस लौट रहा था, उसकी सेनाएं भी वापस लौट रही थी। वो अपने साम्राज्य को अपने सेनापतियों में बांट के चला गया था जाते समय। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन इराक में हुई। क्या बोलेंगे? बेबीलोन इराक में। तो भारत में कौन आया फिर आपका? तो उधर कहते हैं कि आपका नंद वंश का खात्मा हुआ और इधर आचार्य चाणक्य के जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कमांड संभाली। तो एक नया वंश बना, मुरा जाति के थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने इस वंश की स्थापना की। राजधानी उन्होंने बनाई पाटलिपुत्र और अपने पीएम बनाया आचार्य चाणक्य को और इनके निर्देशों पर सारा काम किया। आचार्य चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त, कौटिल्य या भारत के मेकियावेली, मेकियावेली दरअसल में यूरोप में एक आपका उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द प्रिंस। द प्रिंस बताती है स्टेट क्या है, राज्य क्या है, राज्य में राजा कैसा होना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो मेकियावेली ने जस्ट कॉपी किया है आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र को, कि क्या विधान होने चाहिए, राज्य कैसे चलेगा, राज्य के लिए जो आर्थिक चीजें आएंगी वो कहाँ से आएंगी। यानी एक राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, एक पॉलिटिकल बुक है। तो मैकियावेली बहुत छा गया यूरोप में कॉपी करके आचार्य चाणक्य को। तो आचार्य चाणक्य जो है उनकी बुक का नाम था आपका अर्थशास्त्र, जो कि किससे है? धन से संबंधित नहीं है, एक पॉलिटिकल बुक है। मौर्य वंश के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो अर्थशास्त्र से। एक मैगस्थनीज था, उसने इंडिका बुक लिखी थी। किसकी बुक है ये? मैगस्थनीज की, मैगस्थनीज की बुक है। एक जैसे मुद्रा राक्षस है, एक राइटर हुए थे विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, उन्होंने इस बुक को लिखा। जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। और लिटरेरी आपका सोर्सेज की बात करें तो अशोक के अभिलेखों से जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदामन अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर आए। इनकी माता का नाम मूर था, मूर के नाम पर इस वंश का नाम मौर्य पड़ा। इनकी पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की दुर्धरा। अन्य जो नाम था वो था भारत का मुक्तिदाता। अभी मैंने बताया था सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था? रेक्सोना।
राजा पुरु का एक बहुत चर्चित किस्सा आता है कि एक बार वो राजा पुरु बहुत बलवान आदमी थे। जब राजा पुरु और सिकंदर का युद्ध हुआ था तो सिकंदर ने राजा पुरु को आपका कब्जे में ले लिया था, बंदी बना लिया था। तो पूछा था, हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो उन्होंने कहा था जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। तो इस बात पर रेक्सोना मुस्कुरा दी थी थोड़ा सा, क्योंकि वो कहते राजा पुरु बहुत सुंदर थे। तो सिकंदर ने देखा, अच्छा हंस रही है, राखी बांधो, तुम एक काम करो इसको, तो राखी बंधवा दी थी अपनी वाइफ से। तो कहने का मतलब है उसको साला बना लिया था अपना जबरन, राजा पुरु को सिकंदर ने। और सिकंदर के जो अगले अभियान थे राजा पुरु ने उन सभी में उनका साथ दिया था, उनके मैत्री संबंध हो गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ थी दुर्धरा, इनका अन्य नाम कहते हैं भारत को मुक्तिदाता, यानी भारत में जो विदेशी आक्रमण हो गया था उन सबसे मुक्ति दिलाई। यूरोपीय इतिहासकारों ने इनको एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स कहा गया है। जैसे इतिहासकार जस्टिन ने इनको सैंड्रोकोट्स कहा है और एंड्रोकोट्स कहा है एपियन और पुलटार्क ने। 1793 में सर विलियम जोन्स ने बताया सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं। गद्दी पर बैठा 322 बीसी में और 298 बीसी तक रहा, यानी 24 वर्षों तक शासन है। किसको हराकर? गणानंद को हराकर। अब सिकंदर, मैंने कहा कि सिकंदर जब गया तो अपने बहुत सारे सेनापतियों को देके गया। सिकंदर के ही सेनापतियों में एक नाम है सेल्यूकस निकेटर। 305 बीसी में, देखिए समय घट रहा है, 305 बीसी यानी सिकंदर जब भारत में आया 325 में, उसके 20 वर्षों के बाद की कहानी है ये। तो भैया यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। इस युद्ध को हराने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, यानी दामाद बना लिया उनको, देख के उनकी शक्ति। और 4 जगह जो काबुल, कांधार, मकरान और हेरात है, ये आपका अफगानिस्तान के आसपास के स्थल थे, ये सब दे दिए। साथ में एक दूत भी भेजा जिसका नाम है मैगस्थनीज, कि भाई जाके अध्ययन करके आओ। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो इसने एक बुक लिखी इंडिका। इंडिका पुस्तक में उस समय के पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहा, अच्छा तुमने हमको 4 जगह दी, एक एम्बेसडर दिया, एक लेखक दिया, हम भी तुमको हाथी देते हैं। 500 हाथी दिए। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। क्या कहा है? पालीब्रोथा, उनकी यूनानी भाषा में कहा है। जूनागढ़ एक अभिलेख हमने बताया, ये भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। इसको रुद्रदामन ने जारी कराया था और इसी से सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। किस सुदर्शन झील का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। इसका निर्माण क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, उनके गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उन्होंने कराया। और ये संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था। अभिलेख का मतलब होता था कि पहले ये पेन कॉपी तो थे नहीं, तो आप कहाँ लिखेंगे? तो आप पत्थरों पर लिखते थे, बहुत जगह आपका पत्तों पर लिखा जाता था, बहुत जगह दीवारों पर लिखा जाता था, शिलाओं पर, आपका स्तंभों पर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये अभिलेख होते थे, इंस्क्रिप्शंस होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, हालांकि बाद में उन्होंने इसको अपनाया। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा जो ली भद्रबाहु से ली, क्योंकि इनके समय पर अकाल पड़ा था। हमने कहा था, आपसे याद हो तो, कि उत्तर भारत के बहुत सारे जैन दक्षिण भारत में चले गए थे। थम्स अप करके बताइए, क्या ये बात आपको याद है? हमने कहा था उत्तर भारत में जो रह गए अकाल में, उनको बोला गया आपका श्वेतांबर, जो लोग दक्षिण चले गए दिगंबर, और सुहस्तिन ने जाके आपका दक्षिण भारत में प्रचार किया उत्तर शाखा का। तो ये इन्होंने कहा था कि यार मेरे राज्य में जो अकाल पड़ा है इसका जिम्मेदार कौन है? तो भद्रबाहु ने कहा था आप ही इसके जिम्मेदार हैं। तो कहते हैं इसके बाद में ये चले गए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटक, और वहां सल्लेखना व्रत यानी कि भूखे रह करके अपनी जान दे दी थी। इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना पद्धति द्वारा इन्होंने अपने प्राण दे दिए। इसके बाद में इनका बेटा गद्दी पर आया बिंदुसार। इसको याद रखना, CBA उल्टी ABC है, उल्टी ABC। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार हर्यक वंश के हैं और बिंदुसार आपका मौर्य वंश के, और फिर अशोक आएगा। बिंदुसार को अमित्रघात, वारिशार, भद्रसार, सिंहसेन और अमित्रोकुटीज कहा गया है। अमित्रघात बहुत पूछा जाता है, इसका कोई दुश्मन ना हो। आजीवक संप्रदाय को ये मानते थे। मक्खली गोसाल नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में एक दर्शन दिया था, आजीवक संप्रदाय। इनके दरबार में फिलाडेल्फस आया, जिसको टॉलमी सेकंड ने मिस्र से भेजा था। इनके दरबार में डायमेकस आया, जिसको एंटियोकस सीरिया के शासक ने भेजा था। इस समय आपका जो तक्षशिला, तक्षशिला समझ रहे हैं, वहां पर बहुत अशांति थी, जिसको बंद करने के लिए, उसका दमन करने के लिए इन्होंने अपने बेटे सुसीम को भेजा। सुसीम इनका बड़ा बेटा था।
बिंदुसार के दो बेटे थे, बड़ा बेटा था सुसीम और छोटा बेटा था अशोक। सुसीम और अशोक। इस समय पे भी पीएम कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये लगता है इनके बीच में भी संघर्ष होता दोनों भाइयों के बीच में, और अशोक कहते हैं कि एक योजना के द्वारा अपने भाई सुसीम की हत्या करवा देते हैं और अशोक गद्दी पर आते हैं। ठीक है। अभी वापस आते हैं। बिंदुसार ने अपने सीरियाई मित्र एंटियोकस प्रथम से 3 मांग रखी थी, भैया हमको सूखी अंजीर दे दो। ठीक है। एंटियोकस से अंगूरी मदिरा दे दो और एक दार्शनिक दे दो। एंटियोकस प्रथम ने तीसरी मांग ठुकरा दी थी। उसने कहा था कि हमारे यहाँ जो फिलोसफर्स होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनका विक्रय नहीं किया जाता है। इस तरह से अशोक गद्दी पर आता है अपने पिता बिंदुसार की बाद में। हालांकि उसके पिता बिंदुसार चाहते थे कि गद्दी पर जो बैठे वो उनका बेटा सुसीम बैठे, लेकिन अशोक एक जिद्दी व्यक्ति थे अपने शुरुआती जीवन में, और अशोक को गद्दी पर बिठाने में श्रेय जाता है आचार्य चाणक्य के वंशज कहे जाते हैं आपका राधा। राधा गुप्त कहते हैं कि जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य को शक्ति दी थी आचार्य चाणक्य ने, उस तरह से राधा गुप्त ने शक्ति दी थी आपका अशोक को। तो अशोक का जन्म काफी पूछा जाता है। पिता तो जान ही गए आप, बिंदुसार है, माता सुभद्रांगी हैं। राज्याभिषेक इनका पहले हुआ आपका साथी उज्जैन के पहले राज्यपाल थे जब ये राजकुमार थे। राज्याभिषेक कब हुआ है? 269 बीसी में। गद्दी पर अशोक कब बैठे? 269। और कब तक रहे? 232 तक। सिंगली अनुसूती अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, जिसको बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अशोक का एक अन्य नाम मिलता है देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के नाम कहाँ कहाँ से जिक्र मिलते हैं? मास्की अभिलेख है कर्नाटक का, गुर्जरा मध्य प्रदेश का, नेटूर कर्नाटक का, उदयगोलान कर्नाटक का। यहाँ से बहुत सारी पुराने अभिलेख मिले हैं जहाँ से अशोक के नाम का जिक्र मिलता है। एक अभिलेख है भबरू अभिलेख, जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ। उससे पता चला कि अशोक ने उस अभिलेख में लिखवाया हुआ है मगध का सम्राट अशोक, इस बात का जिक्र मिलता है, और अशोक ने वहां खुद को सम्राट दर्शाया। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण का मानना है कि अशोक का उत्तराधिकार कश्मीर पर भी था। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर किसने बनाए? ये भी अशोक ने ही बनाए थे। 269 में गद्दी पर बैठे। अपने गद्दी पर बैठने के इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है ये वॉर, कलिंग युद्ध। तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, यानी 269 में गद्दी पर बैठे तो 8 वर्ष घटाइए, 261 बीसी में ये गद्दी पर बैठते हैं। और अब 269 में गद्दी पर बैठे, 261 बीसी में इन्होंने कलिंग युद्ध कर दिया। अब कलिंग युद्ध एक तो कहते हैं बहुत सारे लोग कि साम्राज्य विस्तार के लिए किया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, तोसली के हाथी बहुत प्रसिद्ध थे, उन हाथियों की इन्होंने मांग रखी, वहाँ के राजा ने मना कर दिया, तो ये कारण रहा। तीसरा था कि अशोक की प्रेमिका थी, वहाँ की जो राजकुमारी थी, उन्होंने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि नहीं, हम आपका कलिंग क्षेत्र से बाहर शादियाँ नहीं करते हैं, इसीलिए अशोक ने युद्ध किया था। तो ये अनुश्रुतियाँ हैं। ठीक है। तो 8वें वर्ष में आपका उड़ीसा, जो कि कलिंग पड़ता, वहां इन्होंने युद्ध किया कलिंग की राजधानी तोसली को। वहां के राजा थे आपका कौन? पद्मनाभ, और दया नदी वहां पर बहती थी। कहते हैं इस युद्ध में जो प्रेमिका वाली कहानी है कि वहां तोसली में क्या होता था, कलिंग में महिलाएं भी आपका हेलमेट पहन के लड़ती थी। हेलमेट समझ रहे हो? मतलब पुरानी फिल्मों में तुमने देखा होगा, लोहे के होते थे मुंह पर पहनने के लिए। तो कहते हैं जब वो एक तरफ हेलमेट गिरा और एक तरफ चेहरा गिरा तो अशोक ने देखा ये तो प्रेमिका ही मारी गई। तो बहुत सारी कहानियां, एक कहते हैं कि नहीं, इतने 1 लाख लोग मारे गए उस युद्ध में। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और इस हृदय परिवर्तन के बाद में उन्होंने हमेशा युद्ध की नीति को त्याग दिया। और कहते हैं अशोक की नीति भेरी घोष की नीति, अर्थात युद्ध नीति से बदल करके धम्म की नीति, किसकी नीति? धर्म की नीति उन्होंने अपनाई, अर्थात शांति की नीति। और इसी नीति ने उनको आपका द ग्रेट अशोका बनाया, जिसको हम अशोक महान के नाम से जानते हैं। उन अशोक महान को जन्म दिया। इस युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने आजीविकों, जो मतलब अपनी जीवन लाइवलीहुड को चलाने के लिए इधर से उधर जाते हैं, उनके लिए बराबर की पहाड़ियों में, मुझे आप बताएं, मैंने आपको बताया था बराबर की पहाड़ियां कहां पर हैं? सारे लोग आंसर करें, बराबर की पहाड़ियां कहां पर? जिसमें लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी, 4 गुफाएं बनवाई। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, यानी कि 10वां वर्ष कौन सा हुआ इनका? 259। 269 में गद्दी पे बैठे, बौद्ध गया की यात्रा की, और 20वें वर्ष यानी कि 249 एडी में ये इन्होंने लुम्बिनी, यानी कि जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उन स्थानों की यात्रा की थी। बहुत बढ़िया जी।
बहुत बढ़िया, बराबर की गुफाएं जी बिहार में है। अनितकिता बहुत सही आंसर है आपका। लुम्बिनी ग्राम को उसने करमुक्त घोषित कर दिया और केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। आप जानते हैं पहले 1/2 1/3 लेते थे राजा, 1/8 मतलब ना के बराबर। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उन्होंने अपने भतीजे निग्रोध, निग्रोध कौन है? इनका जो भाई था सुसीम, उसका बेटा है। अब कहते हैं एक बार राज दरबार में एक छोटा सा बच्चा आया, 7-8 वर्ष का बच्चा। अब ये सम्मान करते थे भिक्षुओं का, तो इनके बहुत सवाल हुए और हर एक सवाल का उत्तर जो संतुष्टि दी। तो कहते हैं अशोक अपना साम्राज्य उस बच्चे को छोड़ने के तैयार हो गया था कि महाराज मैं अपना साम्राज्य आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इसको सबको इस मोह माया से परे हैं। बाद में उनको ज्ञात हुआ कि ये इनके भाई सुसीम का बेटा है, जो कि एक बौद्ध भिक्षु बन गया था। तो वहां से उनके जीवन में प्रेरणा आती है बौद्ध धर्म की। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा ली वो उपगुप्त से ली थी। अशोक की बहुत सारी पत्नी रही। महेंद्र, एक तो देवी उनकी पत्नी का नाम है जिसका बेटा महेंद्र था। एक बेटी थी संगमित्रा, एक बेटी हुई चारुमती। ये इनके पुत्र और पुत्रियां हैं। ये कौन थी? अशोक की पुत्री थी। कारुवाकी एक पत्नी, इनसे तीवर एक बेटा हुआ। पद्मावती से एक बेटा हुआ कुणाल, जो अशोक के बाद में गद्दी पर बैठा था, क्योंकि बाकी सब तो बौद्ध धर्म में लीन हो गए थे उसके प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किस किस को भेजा था? अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को। तक्षशिला क्षेत्र यानी कि आज का पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है, वहां पे मध्यांतिक को। हिमालयी क्षेत्र चाइना तिब्बत गए थे आपका मध्यम। भारत में शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखवाने का प्रारंभ सबसे पहले अशोक ने करवाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया। भाई पहले भाषा चलती थी ना भारत में, जैन धर्म के समय पर आपका प्राकृत थी, बौद्धों की पाली थी। अशोक के अभिलेखों को खोजा 1750 टी पैंथेलर ने, लेकिन पढ़ने में सफलता मिली 87 ईयर्स के बाद में 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। अशोक के अभिलेख जगह जगह अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं। जैसे जो भारत का क्षेत्र है, तो भारत के क्षेत्र में तो मिले ब्राह्मी लिपि में। ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है इसमें खरोष्टी लिपि में, याद रख लेना। जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पर मिले अरमाइक लिपि में। और जो एशिया माइनर है आपका, जहाँ स्थान आप बोलते हैं ना, स्थान जितने भी हैं, तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान, इस क्षेत्र को बोलते हैं एशिया माइनर। यहाँ पर थी ग्रीक लिपि। क्या बोलोगे? BKAG, ये आपको पता होना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एशिया माइनर, BKAG यानी ब्राह्मी लिपि, फिर खरोष्टी लिपि, ठीक है, फिर आपका अरमाइक लिपि और आपका फिर ग्रीक लिपि। अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो वृहत शिलालेख हैं, जिसमें अशोक ने अपने राज्य के लिए जो घोषणाएं की थी, इनकी संख्या कही जाती है। वृहत शिलालेख अशोक के कितने हैं? 14। मिले ये 8 स्थानों पर हैं। जैसे सबसे चर्चित है, इसमें आपको याद रखना, अशोक का शाहबाज गढ़ी जो अभिलेख है वो कहाँ से संबंधित है? तो क्या बोलोगे? पाकिस्तान से। मानसेहरा कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान से। और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। गिरनार कहाँ पर है? गिरनार की पहाड़ियां तो गुजरात में है, सब जानते हो। दोहली कहाँ पर मिला है आपका भैया? दोहली उड़ीसा में संबंधित है। राज्य का नाम। कालसी कहाँ का है? ये उत्तराखंड का अर्थात देहरादून का है। जोगढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपका आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सोपारा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। एरागुडी ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में किस में लिखते थे? आज ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में भारत में जो लिखा गया किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में भारत में जो था ब्राह्मी लिपि में। लेकिन जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वो किस में लिखा गया था? खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि में। समझे बात को? बोलिए, आसान बात है, याद रखेंगे कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेखों में जिक्र आता है, पहला शिलालेख उसने अपनी जनता को मैसेज दिया कि पशु बलि नहीं दी जानी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे हमको चलना है और समस्त प्रजा हमारी संतान है। पुत्र नहीं, पुत्र और पुत्री नहीं बोलेंगे, क्या बोला? संतान है। समस्त प्रजा हमारी संतान है। पशु चिकित्सा होनी चाहिए, चिकित्सालयों का आपका उल्लेख आया। दक्षिण राज्यों का उल्लेख किस में मिलता है? दूसरे में, दैसे दक्षिण दैसे दूसरा। भारत में साम्राज्य थे चेर चोल पांड्य सत्यपुत्र। तीसरे में 3 अधिकारी हैं, रज्जुक युक्तक प्रदेशक। अशोक के 3 अधिकारियों का जिक्र किस में आता? 3 में 3 अधिकारी हैं। अशोक की नीति बदली, उसने चारों ओर धम्म को फैलाया। 4 में चारों ओर धम्म फैलाया, यानी भेरी घोष की जगह धम्म घोष।
और धम्म के लिए फिर धम्म महामात्र, यानी जो नियम बनाएंगे, देखेंगे प्रक्रियाएं अपनाई भी जा रही है, यानी पता चले राजा कह दे और पालन हो नहीं रहा हो। छठे में आत्मनियंत्रण की बात की गई है। यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय आ सकते हैं अशोक के पास, रात का कोई भी समय हो, कोई भी पहर हो। सबको आपस में मिलजुल के, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, समन्वय की बात उन्होंने की। धम्म यात्रा के बारे में उन्होंने बोला। ठीक है, कलिंग युद्ध किस अभिलेख में है, तो ये आपका 13वां शिलालेख है। 14वें में गुडविल अर्थात सद्भावना का मैसेज दिया है। अशोक के, मैंने बताया कि जो वृहत शिलालेख है उनकी संख्या कितनी है, 14, 14। लेकिन जो लघु शिलालेख या स्तंभ जो उसने पिलर पर लिखवाए, पिलर यानी कि इस तरह के स्तंभ बनवा के उन पर लिखवाए, तो उनकी संख्या 7 है। 7 कौन कौन से हैं, दिल्ली टोपरा, फिर आपका मेरठ टोपरा है। टोपरा ये जगह पड़ती है हरियाणा में। इनको फिरोज शाह तुगलक ने मंगवा लिया था उठवा करके। फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक दास थे, बहुत सारे लोग, तो इसने इसमें ही लगा दिए। इन्हीं अशोक के जो अभिलेख है ना, वो टोपरा में बड़े बड़े स्तंभ थे, हाथियों से खिंचवा कर लाए गए, बोला दिल्ली ले आओ उनको उठा करके। कोसाम्बी में अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। लोरिया नंदनगढ़ से चित्र मिला है आपका मोर का। लोरिया अरारोज भी है। रामपुर भी है आपका। यह अशोक स्तंभ लेख है जो आज भारत में बहुत चर्चित है। आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय वाक्य इसी से लिया गया है। एक थे केव एडिक्ट, यानी कि जो गुफाओं में उसने लिखवाए। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों यानी बिहार में 4 गुफाओं का निर्माण कराया और उन्हें आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दे दिया। इनमें 3 गुहालेख हैं, लोमस ऋषि, सुदामा ऋषि, कर्ण चौपार गुफा, यानी विश्व झोपड़ी में कोई भी अभिलेख नहीं है। अशोक कालीन ये सभी प्रांत हैं जो उस समय थे। ठीक है, उत्तरापथ जो नॉर्थ इंडिया वाला, इसकी राजधानी बनाई तक्षशिला। अवंती इसकी उज्जैनी। कलिंग आपका तोसली, जो आज आप जानते हैं ना जीटी रोड है, इसको पहले बोलते थे ग्रैंड ट्रक रोड, ये तो नाम किया ऑकलैंड ने। इससे पहले किसने बनवाया था जीटी रोड को, शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने मिट्टी डलवाई थी, उससे पहले ही होता था, एक मार्ग था आपका जो आज हम बोलें तो आपसे मुल्तान जगह पाकिस्तान के, और उससे आपका कलकत्ता बंगाल तक, तो एक सड़क आती थी, कच्ची थी लेकिन वो एकदम से, तो उसको उस समय उत्तर पथ बोलते थे कि उत्तर का सारा व्यापार उसी पथ से होता था। अवंती की उज्जैनी थी, कलिंग की तोसली थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, प्राची यानी कि जो मध्य प्रदेश है इसकी पाटलिपुत्र थी। अशोककालीन वास्तुकला की बात करते हैं, ये सब जानते होंगे आप। ये क्या है, अशोक क्योंकि बौद्ध धर्म से आपका प्रभावित था, तो बौद्धों में उसने आपका इस तरह की मठों की संरचना बनवाई। इसको क्या बोलते हैं, जो सबसे ऊपर होता है छत्र, छत्र जिस पर टिका होता है इसको बोलते हैं यास्ती यानी कि मस्तूल। उससे नीचे जो चौकोर होता है ये होता है हर्मिका, और हर्मिका से नीचे जो होता है वो होता है स्तूप का गुंबद। यहाँ ये तोरण होते हैं, ये पश्चिमी तोरण, पूर्वी तोरण। बीच वाले जो होते हैं ये आपका दक्षिणी तोरण होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले याद रख लेना। ये स्तूप के भाग क्या होता है, अंड, अर्ध गोपाल गुंबद, जिसका निर्माण बुद्ध के अवशेषों पर किया गया। आपको पता होगा, हमने बताया महात्मा बुद्ध की जब डेथ हो गई थी तो उनके शरीर के अवशेषों को उस समय के राजाओं ने 8 हिस्सों में बांध लिया था, आपका 8 हिस्सों में बांट लिया था। हर्मिका यह अंड के शीर्ष पर स्थित होता है, यानी ये अंड है, अंडाकार, इसके शीर्ष पर हर्मिका होता है। छत्र, इसमें बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। हमने आपको बताया था बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं। वेदिका लकड़ी या पत्थर की रेलिंग होती है। देखिए ये जो हो रही है ना, ये ऐसे देखिए साइड में जो हो रही है रेलिंग, जो आज भी आप अपने किनारे पर करते हैं छतों के, तो उसको बोलते हैं क्या, आपका हम वेदिका। तोरण, स्तूप के चारों ओर द्वार होता है। मेधी, स्तूप के आसपास भिक्षुओं के लिए जो पैदल मार्ग होता है, पैदल मार्ग बहुत पूछा जाता है। स्तूप में जो भिक्षुओं का पैदल मार्ग है वो क्या है, मेधी। यह अशोक द्वारा बौद्ध के पहले उपदेश के उपलक्ष्य में उनके निर्वाण के पश्चात सारनाथ में बनाया गया था। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ये सबने देखा है। कितने सींग है इसमें, 4 हैं। आज आपको रिसर्च करनी है, ये जो आधार है इसमें कितने जानवर हैं और वो कौन कौन से जानवर हैं, यहाँ पर कौन कौन से एनिमल हैं, ये आपके लिए आज का रिसर्च का विषय है। ठीक है, मौर्यकाल 3 भागों में विभाजित था। एक तो आपका साथी सबसे सेंटर वाला पार्ट होता था राज्य का, एक साथी मेन पार्ट होता था, और एक होते थे रिमोट एरिया जो दूर हैं। समाज कैसा था मौर्य काल में, पितृसत्तात्मक। भाषा पहले संस्कृत चलती थी, लेकिन इसके राजाओं का जब ध्यान अन्य धर्मों पर जुड़ गया तो भाषा हो गई प्राकृत। और उस समय जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसने पाली को राजकीय भाषा भी घोषित किया। मुद्रा चलती थी पण,
जैसे हमने बोला आचार्य चाणक्य आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसको कर्षापण में खरीदते थे, तो इन्हीं समय पण चलती थी, तो इसी में कैटेगरी थी एक कर्षापण जिसका हमने जिक्र किया था। अधिकारी कौन कौन थे मौर्य साम्राज्य में? जो भूमि से प्राप्त आय होती थी उसको देखता था, अर्थात भूमि से प्राप्त, भूमि को बोलते थे सीता, लाइन जो खिंच जाती थी जमीन में, सीताध्यक्ष। आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन देखता था? समाहर्ता। जो आपका अकाउंट्स को देखता था वो सन्निधाता। फौजदारी विभाग प्रदेष्टा देखता था। दीवानी विभाग धर्मस्य देखता था। ठीक है, ये हमारा आज का इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, और यही साथ ही हमारा आज का टारगेट था। आप जितनी तन्मयता के साथ में आंसर देते हुए कक्षा को पढ़ते हैं, ये हमारे टारगेट बैच को सफल बनाता है कि हम कम समय में अधिक चीज़ें आपको बता पाते हैं, अतिरिक्त बातें हम इसमें नहीं करते हैं। और साथ ही अब मिलेंगे हम आपका अगली कक्षा में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट क्या होगा, अब आपको पता है, हमारा मुश्किल से 1-2 क्लासेस के टारगेट और बचे हुए हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें। थैंक यू।